लीगली स्पीकिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसका हर एक देशवासी से सरोकार है। और ऐसा क्यों? क्यों करके बिजनेसमैन जो है वो देश में नौकरियां पैदा करता है, नौकरियां देता है। इसलिए बिजनेस का होना, व्यापार का होना देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग का होना हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमी को बढ़ने के लिए। और इसी सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इशू है कि गवर्नमेंट कितना आसान बनाती है एक व्यापारी या एक मैन्युफैक्चरर के लिए बिजनेस करने के लिए, और जिसके लिए परमिशंस होती है। परमिशंस अगर आसान हो तो बिजनेस करना आसान होता है। अगर परमिशंस, इंस्पेक्शंस काफी ज्यादा हो तो उसमें तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन आप अगर ऐसा, कुछ कंट्रीज तो अपने आप को एक तरीके से अभिमान मानती है कि आप हमारे देश में आके 2 या 3 दिन में महज सारे परमिशंस लेकर के एक प्लांट बना सकते हैं, आपका काम भूमि पूजन का काम शुरू कर सकते हैं। हमारे देश में वो स्थिति अभी तक आई नहीं है। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कई कई जगह म्युनिसिपैलिटीज हैं, हर एक जगह की अलग परमिशंस हैं। और मजा ना करे तो कुछ ही दिन पहले डीआरडीओ ने एक न्यूज आर्टिकल में कहा था कि 748 गवर्नमेंट टच पॉइंट से उस कंपनी को टच में रहना पड़ता है। बट अगर हम नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो 54 से ज्यादा परमिशंस लगती है एक छोटा प्लांट लगाने के लिए। रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी 42 परमिशंस लगती है। तो ये कोई आसान बात नहीं है। और ये आज चर्चा करने के लिए हमारे पास एक एमिनेंट पैनल है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह किया जाए, परमिशंस किस तरह कम की जाए, और अभी क्या प्रॉब्लम्स है। हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद, सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा साहब, जो कि जिनके पास ड्यूअल एक्सपीरियंस है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की में एक तरीके से अपीयर होने का, और वो एडवोकेट जनरल रहे मध्य प्रदेश के, तो उस तरह से उनको एक तरीके से गवर्नमेंट का हेवी इंटरेक्शन का भी एक्सपीरियंस है। और ही इज अ पॉलिसी मेकर, जैसे वो राज्यसभा में सांसद हैं। हमारे साथ है कनिष्क महेश्वरी जी, जो कि को फाउंडर और एमडी है प्राइमस पार्टनर्स, जो कंसल्टिंग करती है गवर्नमेंट के साथ भी। ये लोग काफी काम करते हैं। हमारे साथ विवेक तिवारी जी हैं, जो फाउंडर है मेडिका बाजार के। और हमारे साथ डॉक्टर अनुराग बत्रा है, जो चेयरमैन और एडिटर इन चीफ है बिजनेस वर्ल्ड के। वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर भी है, जिन्होंने एक एजुकेशन के ऊपर भी मैगजीन्स निकाली है बिजनेस वर्ल्ड के अलावा। उन्होंने एक्सचेंज फॉर मीडिया भी फाइंड, एक तरीके से मीडिया सेक्टर की सबसे बड़ी वेबसाइट उन्होंने आज से 15 साल पहले चालू की थी। तो वो भी हमसे शेयर करेंगे कि इंडिया में एक बिजनेस चलाना कितना कठिन है। तो हम शुरू करते हैं ओपनिंग कमेंट से। सबसे पहले तनखा साहब हमारे साथ शेयर करेंगे कि गवर्नमेंट का एक तरीके से क्या व्यू होता है और देश की स्थिति क्या है, बिकॉज उन्होंने अपने करियर में दोनों साइड्स देखे हुए हैं। तनखा साहब आप शुरू करें। थैंक यू तरुण, एंड बहुत अच्छा लगा इतने अच्छे पैनल के साथ आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बोलने के लिए। मैं शुरू से तरुण एक लिबरल हूँ, प्रो इंडस्ट्री हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं होगी तो वेल्थ जनरेशन नहीं होगी। तो एक प्रकार से देश का इंडेक्स का, प्रोग्रेस का जो इंडेक्स होता है वो इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड होता है। मैं जिन स्टेट से आता हूँ वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ 73% ऑफ पॉपुलेशन या तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है या एसोसिएटेड है। तो इवन इफ इट इज एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आनी चाहिए। इफ इट इज इंडस्ट्रियल हब, ऑटोमोबाइल हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, आईटी हब, कॉफी एस्टेट, टी एस्टेट, जो बनाना बनाओ, अच्छा बनाओ। और ये सब चीजें तरुण तब बन पाती हैं जब यू हैव अ लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं अपनी हर स्पीच में बोलता हूं, अगर 90s के जमाने में लोगों को ये पता होता कि आईटी क्या है, हमारे ब्यूरोक्रेसी को, तो इतने साल इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस वो बना देते और इतने सारे एनओसीज आ जाते कि जो आज इंडिया आईटी का लीडर है वो नहीं हो पाता। मैं ये निश्चित आपको बोल रहा हूं, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है इट रिवेल्स, उनको खुशी होती है रूल्स बनाने में, हर चीज के लिए एनओसी लेने चाहिए। मतलब इतना डिफिकल्ट कर देते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो एंटरप्रेन्योर गिव अप कर देता है। मुझे पता है, मेरे पास तो सैकड़ों क्लाइंट्स भी हैं, लोग भी आते हैं। आज बैंक से लोन लेना इजी नहीं है। बोला जाता है कि बैंक को कितना सारा पैसा उपलब्ध करा दिया गया है। आप कोशिश करिए जाके एज ए पर्सन लोन मांगने की। और दूसरा, आपने लोन का भी जो एनपीए के जो रूल्स बनाए हैं वो इतने अनरियलिस्टिक हैं कि 3 महीने अगर डिफॉल्ट होता है तब एनपीए हो जाते हो। मैंने तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू भी किया था, मुझे याद है।
अब यू टेल मी कि आज की बिजनेस जो जो एनवायरनमेंट में 3 महीना इज इट अ बिग टाइम? अरे कोविड हो गया 9 महीने के लिए, इस प्रकार से यू कैन हैव अदर प्रॉब्लम्स, लेबर इश्यूज आ जाते हैं, टैक्सिंग इश्यूज आ जाते हैं, कंट्री में तो सैकड़ों बातें होती रहती हैं। तो मेरा ये कहना है, मैंने जो विदेश में भी देखा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तब होती है जब योर एंटरप्रेन्योर इज कंफर्टेबल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब नहीं होता कि हमने जल्दी लाइसेंस दे दिया, वो एक पार्ट है, वो तो शुरुआती पार्ट है। अरे वो फैक्ट्री बनाता है, लाइसेंस राज में क्या होता है, वो इंस्पेक्टर आज भी तंग करते हैं, पूछिए नोएडा के लोगों को, द एसोसिएशंस हैव बीन टॉकिंग टू मी। आज भी देखिए जीएसटी रेट हो रही है और किस तरह से दे इवन बिफोर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स दे पुट यू बिहाइंड बार्स। आई एम फाइटिंग दोस केसेस। एक 2 महीने तक इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट बीइंग रिलीज्ड, एंड पहले इनकम टैक्स सर्चेस होते थे, nobody was arrested because it was too early. जीएसटी के साथ भी यही हो रहा है कि they go for a search and arrest you. और I'm 100% sure कि उनका assessment will take years. अभी तो शो कॉज नोटिस नहीं इशू हुआ है। तो जो ये प्रोक्लिविटी है हमारे ब्यूरोक्रेसी में, ओवरबेयरिंग। देखिए, मेरे को जब तक आप अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को अपना एसेट नहीं मानोगे, तब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा। हम अगर मेरे ओपिनियन में हमारा एसएससी, मैं ये कहता हूं इनकम टैक्स, मैंने ये पार्लियामेंट में बात बोली है, माय गॉड, आज उस एसएससी के हमारे देश चल रहा है और आप उस एसएससी को ऐसे ट्रीट करते हो एज इफ ही इज अ स्लेव। और रिस्पेक्ट किसको देते हो? पॉलिटिशियंस को या बड़े लोग, पावरफुल लोगों को। तो ये जिस कंट्री में ये लॉपसाइडेड थिंकिंग होगी, उस कंट्री कभी डेवलप उस स्पीड में नहीं होगी। जैसे कि हम सिंगापुर को देखते हैं, मलेशिया को आप देखें, आप दुबई देखो, जापान देखो, यूरोप में देखो, बहुत सारे है। ये तभी होता है जब ये पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम के लोगों की रिस्पेक्ट कुछ कम हो और जो अचीवर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा हो, और जब उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा इन प्रोपोर्शन टू व्हाट दे आर डूइंग, वही सोसाइटी बैलेंस सोसाइटी होती है और वहां डेवलपमेंट हो पाता है। आपने बहुत अच्छे से, एक तरीके से हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं, ग्राउंड ले कर दिया आज के विषय का। और जबकि आप गवर्नमेंट में भी रहे हैं और अब राज्यसभा में है, फिर भी आपने एक तरीके से जो बिजनेसमैन के प्रॉब्लम्स को आप समझते हैं, वो बहुत अप्रिशिएटेड है। और मैं डॉक्टर बत्रा के पास जाना चाहूंगा। सर, आप अपना ओपिनियन हमसे शेयर करें। पहली बात तो, अगर तरुण, मैं तनखा साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ। और तनखा साहब अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पॉलिटिशियन है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस करते हैं, हिंदुस्तान के कुछ बड़े उद्यमी जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो क्लियरली ही इज टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप 1970 1980 की कोई भी पिक्चर देख लीजिए, उसमें जो विलन था वो एंटरप्रेन्योर था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, और अमिताभ बच्चन उस इंडस्ट्रियलिस्ट से लड़ रहा था। तो पहली बात तो ये जो नेगेटिव पोर्ट्रेयल है इंडियन एंटरप्रेन्योर का, हमारी पिक्चरों में ये बंद होना पड़ेगा। चाहे हम एक विजय शेखर शर्मा को लें, वो अलीगढ़ से आते हैं और उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट की फिनटेक में। चाहे आप सचिन बंसल, बिनी बंसल को लें, और ऐसे मैं कई नाम दे सकता हूँ जिन्होंने, जो पोस्टर बॉयज हैं, चाहे दीप कालरा को लें, चाहे संजीव बिखचंदानी को लें। और सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि मेल एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, और आई एम हैप्पी कि मोर एंड मोर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स कमिंग। सो पहली बात तो जो फिल्म जगत है, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और पॉजिटिव रोल मॉडल्स फिल्मों में एंटरप्रेन्योर को दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ा सोसाइटल चेंज वहां से होगा। और क्योंकि मैं एपॉलिटिकल हूं, मैं ये कहूंगा, जब प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं तो वो एक माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। वो माइंडसेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, वो हो सकता है कल ना हो, परसों ना हो, अगले साल ना हो, 5 साल बाद हो। जब वो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, हो सकता है उससे जो हमारी कॉन्शियसनेस है और जो हमारी एम्बिशन है, वो ये ओवरनाइट नहीं बढ़ जाएगी, बट एक हमें एक एम्बिशन दे रहे हैं। तो जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, वो पहली बात तो एंटरप्रेन्योर्स को ये ना समझे कि वो कुछ गलत करके आगे बढ़े। विवेक तिवारी इस शो पे है, उनके आईवी लीग क्रेडेंशियल है, उन्होंने एक मीडिया टेक्नोलॉजी की, मेडिकल टेक्नोलॉजी की कंपनी खड़ी की है,
एंड मार्की नेम्स इसमें इन्वेस्टर्स हैं, कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। तो पहला तो ये है कि पॉजिटिव रोल मॉडल फिल्म जगत दिखाए। दूसरा ये सरकार भी, जैसे तनखा साहब ने कहा, जो उद्यमियों को शक की निगाह से देखना बंद कर दे, और हमें ओवर रेगुलेशन को खत्म करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि इस सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया। हम 100 से नीचे आ गए हैं और अभी भी बहुत आगे जाना है। अगर हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो हमें हमारे देश को विश्व के पहले 10 देशों में होना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, बिकॉज हर क्षेत्र में एक इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है, वो कहाँ जाए। पॉलिसी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने देखा हाल ही में, पिछले हफ्ते हम एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक आर्बिट्रेशन हार गए और वो सरकार के विरुद्ध गया। तो एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बड़ा पैसा लेके आना है तो जो पैसा आया है उसको सिक्योर करना, उसको जो लेके आए हैं उनको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अब आ जाता हूं मैं 2 छोटे पहलुओं पे। जो एक कंपनी को स्टार्ट करना भी मुश्किल है, वो 1 क्लिक स्टार्ट होना चाहिए। देखिए, ई कॉमर्स अमेरिका में तब बढ़ा जब अमेजोन ने 1 क्लिक परचेज किया। तो अगर अब तो हम डिजिटल दौर में, पिछले 9 महीने में दिखाई दिया है कि हमारी इकोनॉमी डिजिटल, सो 1 क्लिक में कंपनी हम सेटअप कर पाए और 1 क्लिक में ही क्लोज कर पाए। इस देश में कंपनी स्टार्ट करना तो समय लगता है, क्लोज करने में उससे भी ज्यादा समय लगता है। और मैं लास्ट बात ये कहना चाहूँ कि एक जो टैक्स का हमारा दायरा है और उसको डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए। तनखा साहब ने भी वो बोला, सरकार ने किया भी है। और पिछले 9 महीने सब उद्यमियों के लिए टफ रहे हैं। सब मोस्ट बिजनेसेस, सबको तो नहीं कह सकते, बट टेक्नोलॉजी लेड बिजनेसेस के लिए अच्छे रहे हैं, बट मोस्ट बिजनेसेस के लिए टफ रहे हैं। इवन इफ देयर टॉप लाइंस हैव ग्रोन, देयर बॉटम लाइंस हैव नॉट ग्रोन। तो ये एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए उद्यमियों के लिए रियल टाइम एक स्टिमुलस देना सरकार ने दिया है और सरकार जारी रखे। अभी बजट आ रहा है 32 दिन में। निर्मला जी ने बोला कि ऐसा बजट होगा जो कभी नहीं आया, तो एक आशा बढ़ गई है। उसमें सबसे बड़ा ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को फिलिप दे, चाहे वो ग्रामीण लेवल पर हो, चाहे वो विमेन उद्यम कर्मी हो, चाहे वो होमप्रेन्योर्स हो, और एग्जिस्टिंग लॉ। और 2 बातें और मैं करना चाहूंगा। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स आईपी क्रिएट करते हैं और आईपी को प्रोटेक्ट करने की जो लीगल प्रोसेस है वो हमारे देश में आप जानते ही हैं, वो बहुत लंबी है और कानूनी, अगर दांव पेच में फंस गए तो आप बिजनेस बना नहीं पाएंगे, उसको सरल करना। और दूसरा, अगर हमें जो हमारे इंक्यूबेटर्स है कैंपसेस पे, कॉलेजेस पे, आईआईटीज में, आईएम्स में, एमडीआई में, वो इंक्यूबेटर्स का रोल बढ़ना पड़ेगा। ये सब करने से उद्यमी रियल वे में भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना। आपने बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया बत्रा साहब की एक तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, पर क्या क्या चीजें करने की भी जरूरत है सरकार को। मैं विवेक तिवारी जी के साथ जानना चाहूंगा। तिवारी जी, आप शेयर करें, आपके क्या इसमें एक तरीके से विचार है। धन्यवाद तरुण जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा बत्रा साहब को सुन के और विवेक तनखा साहब को सुन के। उन्होंने जो बातें कही, एंटरप्रेन्योर को एज अ विलन नहीं समझा जाए, 80 के दशकों की फिल्मों की तरह उन्हें समझा जाए। वो भारत में, हमारे देश में काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, काफी हद तक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और तरह तरह की सर्विसेज और सुविधाएं ला रहे हैं जो हमारे देश की पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है और जरूरतें हैं। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। एज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, मैं पहले जॉब करता था, उसके बाद मैंने सोची कि ये कंपनी मैं शुरू करूं, एक कुछ अच्छा नया करूं। जैसे बत्रा साहब ने कहा, मैंने मेडिकल सप्लाईज में एक मार्केट प्लेस मॉडल पे डिजिटल रिवोल्यूशन करने की कोशिश की है और काफी हद तक हमने कुछ तरीकों से काफी हद तक सक्सेस और सफलता प्राप्त की है और आगे भी बहुत जाना है। बट जब हमने शुरुआत की तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ था जब मोदी सरकार ने बोला था कि ये स्टार्टअप इंडिया का एक पूरा कार्यक्रम चलना चाहिए और काफी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तरह तरह से स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो जॉब्स को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो
उस समय मैं काफी हद तक ये बहुत ही पॉजिटिव एक मूवमेंट था। बट आज 5 साल बाद मैं फील करता हूं कि अभी भी हम उस तरीके से अभी तक हम उन चीजों को सही तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। आज हमारा देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 पे आ गया, पहले 132 पे हुआ करता था। आज से करीब 10 साल पहले हम लोगों ने 50% इंप्रूवमेंट किया होगा, तभी हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप आज शुरुआत करें, मैं कुछ लाइसेंसेस को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो आप पहले अपने कंपनी का नाम चयन करते हैं या नाम चुनते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, फिर कंपनी रजिस्टर करते हैं, फिर आप एज ए डायरेक्टर डिन नंबर लेते हैं, फिर आप रजिस्टर करने के बाद आप प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, आप टैन और पैन नंबर लेते हैं, फिर आप शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेते हैं जहां पे आप ऑफिस खोलना चाहते हैं, फिर आप प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट करते हैं, फिर आप ESIC लेते हैं, फिर आप PF एनरोलमेंट करते हैं अगर आप 20 से ज्यादा या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज को रखना चाहते हैं, फिर आप GST एनरोलमेंट करते हैं, फिर आप TDS के लिए जितने तरह की सुविधा जरूरतें हैं टैक्स को लेकर वो सब पूरी करते हैं। और अगर कुछ बिजनेस स्पेसिफिक लाइसेंसेस हैं, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहें तो शायद हमारे देश में 46 तरीके के लाइसेंसेस होते हैं। अगर आप मेडिकल बिजनेस में रहना चाहें तो आप ड्रग लाइसेंस लेते हैं, वो अलग से आप 30 से 90 दिनों तक वेट करते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि एक हमारे देश में जिस तरह की जरूरतें हैं आज एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप इतने रोड ब्लॉक्स रख सकते हैं। आप एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की बात करते हैं, वो अभी तक हमारे देश में पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो सरकार को इस पर सोचने की बात है कि हमारे तरह से जो उद्यमी आज, अगर मैं आज सोच रहा होता कि मुझे ये बिजनेस शुरू करना है या इस तरह का कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टेप लेना है, तो ये चीजें एक बहुत बड़ी रोड ब्लॉक की तरह मेरे सामने आती है। तो ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए, जैसे विकसित देशों में, जैसे US में होता है। आपको एक दिन लगता है आपको पूरे प्रोसेसेस क्लियर करने में और आपके पास सब नंबर्स आ जाते हैं। ये हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन में। उसके अलावा जब भी आज मैं ई-कॉमर्स बिजनेस में हूँ, जैसे हम गुड्स मूवमेंट करते हैं, हमने GST शुरुआत की, हमने इस तरीके से शुरुआत की कि हम पूरे देश को एक सिंगल टैक्सेशन पॉलिसी में ले आएंगे और शायद सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, सरकार को काफी सुविधाएं मिली। लेकिन अगर आप GST के इम्प्लीकेशन सोचे तो आज जैसे ई-वे बिल के इम्प्लीकेशंस है, जैसे आप गुड्स भेजते हैं, या GST फाइलिंग इम्प्लीकेशंस है, मल्टीपल GST आपको मेंटेन करने पड़ेंगे अगर आप डिफरेंट वेयर हाउस मेंटेन करते हैं डिफरेंट सिटीज में। तो ये अभी तक भी वो जो इस तरह की सुविधाएं हम सोचते थे कि एक नेशनल GST नंबर पे हम सब कुछ कर पाएंगे, वैसी सुविधाएं अभी तक नहीं देखने को मिली हैं, जो एक काफी हद तक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है और हमारे को मल्टीपल फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं, जो एक एडेड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमारे स्टार्टअप कंपनियों के ऊपर आ जाती हैं, जो एक कॉस्ट इंटेंसिव मेजर है। तो ये सब चीजों के बारे में सोचने के लिए सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपने बहुत अच्छे से विवेक जी एक तरीके से हमको एक्सप्लेन किया परमिशंस का मुद्दा, और हम इसके ऊपर आगे चर्चा में भी इसका इस्तेमाल करेंगे जो आपने अभी मुद्दे रेज किए। मैं कनिष्क माहेश्वरी जी के पास जाना चाहूंगा। कनिष्क जी, आप अपना ओपिनियन शेयर करें। थैंक यू तरुण फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस डिस्कशन। तो देखिए, इंडिया ने डेफिनेटली एक प्रोग्रेस तो करी है, जैसे फेलो पैनलिस्ट ने बोला भी कि हमारी रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142nd से 63rd आई है। तो क्लियरली गवर्नमेंट की इंटेंट है, क्लियरली गवर्नमेंट का एक ये वन ऑफ द प्रायोरिटी एजेंडा भी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आसान से आसान करा जाए, रेगुलेटरी बर्डन को कम से कम करा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस, जैसे अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट ने शेयर भी करा, कहीं ना कहीं देयर आर रिपोर्ट्स जो ये सजेस्ट करती हैं कि अभी भी ग्राउंड पे इम्पैक्ट इस इंटेंट का कहीं ना कहीं महसूस नहीं हुआ है। सो देयर इज डेफिनेटली अ गैप। हमारे हिसाब से 4 चीजें जो है मैं फोकस करना चाहूंगा जो सरकार देख सकती है कि फर्दर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले, कोई भी एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर उसकी इशूइंग अथॉरिटी खुद कोई गवर्नमेंट महकमा है, सो वो डॉक्यूमेंट मेरे को इन्वेस्टर से पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं किसी सेंट्रल रिपोजिटरी से फेच हो जाना चाहिए। आज के डिजिटल एज के जमाने में इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि हम एक सेंट्रल रिपोजिटरी में डॉक्यूमेंट रखें, लाइक अ पैन कार्ड। किसी और एप्लीकेशन में अगर मेरे को पैन कार्ड की जरूरत है तो इन्वेस्टर से कॉपी नहीं मांगनी, मेरे को ऑटोमेटिकली फेच करना है।
लाइकवाइज आज जो कई सारे परमिशंस इशू होते हैं वो रिन्यूअल भी उसे कराना होता है इन्वेस्टर को एट रेगुलर इंटरवल्स, चाहे वो 1 साल में 2 साल में. सो गवर्नमेंट शुड मूव फ्रॉम रिन्यूअल टू रिटेंशन बेस्ड रिजीम, रिटेंशन बेस्ड लाइसेंस रिजीम, जहां पे अपॉन सिंपल सबमिशन ऑफ अ फी उसका लाइसेंस रिटेन हो जाए, उसे बार बार एप्लीकेशन रिन्यूअल की ना डालनी पड़े. तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे हिसाब से है कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस, कॉस्ट ऑफ लाइसेंसेस को कैसे रिड्यूस करा जाए. ये सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक डायरेक्ट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ लाइसेंस. व्हेन आई कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, ना सिर्फ एक एप्लीकेशन की फी बल्कि उस एप्लीकेशन को के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, उसके लिए इंटरमीडियरीज को ऑनबोर्ड करना है, उसके लिए जो तरीके भाग दौड़ पूरी करनी है, उसमें बहुत एफर्ट और मनी जाता है इन्वेस्टर का. सो गवर्नमेंट को इस तरफ भी बहुत सीरियस देखने की जरूरत है कि इसको कैसे स्ट्रीमलाइन और जो है इजी करा जा सकता है. एंड लास्टली मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि एक डेफिनेटिव केपीआई सेट करें स्टेट्स के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के. आज हम जो इवेलुएट करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम ये कहते हैं कि भाई आपने कितने प्रोसेस डिजिटल कर दिए, आपने कितने लाइसेंस डिजिटल कर दिए. हम रादर एक आउटकम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाए मॉनिटरिंग का, जिसमें हम ये देखें में एवरी थी जिसमें आपने एप्लीकेशंस को क्लियर करा. ये एक बहुत सुदृढ़ स्टेप होगा स्टेट्स को इवेलुएट करने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को. सो मेरे हिसाब से एज प्राइमस पार्टनर ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं, जिससे ना सिर्फ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड एक पॉलिसी सर्टेनिटी आपने एक्सप्लेन किया. तो आपका विवेक का, बत्रा साहब का एक तरीके से धन्यवाद करना चाहूंगा कि पार्ट 1 जो हमारी लीगली स्पीकिंग की सीरीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परमिशंस को, ये हमारे जुड़े. पार्ट 2 में हम सेम पैनल के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस देश में हम कैपिटलिज्म को सच में सेलिब्रेट करते हैं, कि देश हुए कि हम कैपिटलिज्म को, कैपिटलिस्ट को सेलिब्रेट. इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे. बट हमारे साथ जुड़े लोगों ने भी तरह से लुत्फ उठाया होगा इस डिस्कशन का, जिस तरह आपने फ्रैंकली ये सारी चीजें कही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.